हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 से। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग जानेंगे कि आर्मी का जो रसिया में वैगनर ग्रुप है उसके बारे में, तथा 14 जुलाई को जो लॉन्च होगी चंद्रयान 3 उसके बारे में। ईरान बना है एससीओ का नया अस्थायी सदस्य, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तथा कौन है उमा छेत्री, इनके बारे में जानेंगे। और आईपीएस अजय भटनागर बने हैं अभी सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर, तो आईपीएस अजय भटनागर कौन है इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, ये सारे जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये 10 जुलाई 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, आपको इन सभी के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी शॉर्ट टाइम यानी 5 से 7 मिनट के अंदर दी जाएगी। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग वैगनर ग्रुप, जिसने अभी रसिया में बगावत करने की कोशिश की थी। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं फिर से एक बार वैगनर ग्रुप के बारे में आप सभी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वैगनर ग्रुप कौन है। रसिया के सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की धमकी देने वाले वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों की एक निजी सेना है, यानी एक प्राइवेट सेना होती है जो यूक्रेन में नियमित रूसी सेना के साथ लड़ रही थी, और भी कई इसके हजारों सैनिक इस लड़ाई में भाग भी ले रहे थे। वर्ष 2014 में इस सेना के पास 5000 से अधिक सैनिक थी, जिसमें रसिया के विशिष्ट रेजिमेंट और विशेष बलों के सैनिक शामिल थे। वैगनर समूह ने 2022 में एक कंपनी के रूप में खुद को रजिस्टर किया था और सेंट पीटर्सबर्ग में एक नया मुख्यालय भी खोला था। आगे हम लोग देख लेते हैं वैगनर आर्मी को पहली बार 2014 में पहचान मिली, जब वह यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी शक्तियों का समर्थन किया, और शुरू में यह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रही थी जो अधिकतर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में एक्टिव थे। वैगनर ग्रुप की स्थापना जो है पूर्वी रूसी सेना अधिकारी दामित्री उत्किन तथा कथित संलिप्तता को जिम्मेदार माना जाता है। इसके लिए ऐसा माना जाता है कि वह वैगनर के पहले फील्ड कमांडर थे और उन्होंने अपने पूर्व रेडियो कॉल साइन के नाम पर इसका नाम रखा था। साथियों, वैगनर ग्रुप वही ग्रुप है जो अभी रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अभी बगावत करने वाली थी, लेकिन रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कठोर रवैये के वजह से वैगनर ग्रुप भी अब शांत हो चुकी है और अपना बगावत को भी रोक दिया है। वैगनर ग्रुप के जो अभी चीफ हैं वो पहले एक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे, और उसी रेस्टोरेंट में व्लादिमीर पुतिन खाना खाने के लिए जाया करते थे। उनका हाथों का खाना रशिया के व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी पसंद आता था, और वो धीरे धीरे उनके नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, और ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनेक बड़े बड़े नेता जो थे उसी के रेस्टोरेंट में जा कर के खाते थे, और धीरे धीरे उनका ये लगाव इतना बढ़ने लगा कि वैगनर ग्रुप के जो प्रमुख है अभी फ़िलहाल के दिनों में उनका वर्चस्व स्थापित होने लगा, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इनको अपने सहयोग से एक नए प्राइवेट आर्मी के गठन करने के लिए इनके आगे प्रस्ताव रखा, और वो धीरे धीरे ये जो वैगनर ग्रुप है काफ़ी एक्टिव, और इनके अभी संख्याओं की बात की जाए तो संख्याएं 5000 से काफ़ी अत्यधिक बढ़ चुकी है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि 14 जुलाई को जो लॉन्च होने वाला है चंद्रयान 3, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। 14 जुलाई को जो चंद्रयान 3 में ये लॉन्च होगा, इसके बारे में लॉन्च होने के बाद मैं इसकी पूरी एक्टिविटी आप सभी को बताऊंगा, तथा यह सक्सेस हुआ नहीं हुआ, तथा इसको खर्च कितनी आई, ये सारे मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। मैं और आप सभी, मुझे पता है, उम्मीद करते होंगे कि चंद्रयान 3 जो है इस बार पूर्ण रूप से सफल और मिशन कार्य करके ही लौटेगा। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट में इसरो बोलते हैं, इसरो के बारे में भी एक मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसरो ने अपने बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को लॉन्च की डेट का ऐलान भी कर दिया है। साथियों, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। इससे पहले इसरो ने 12 से 19 जुलाई के बीच इसकी लॉन्चिंग की घोषणा की थी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3
23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। यह मिशन भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। साथियों, अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेस होती है तो इसमें भारत चौथा स्थान प्राप्त कर लेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, ईरान बना है एससीओ का नया स्थायी सदस्य। अभी एससीओ की जो मीटिंग हो रही है उसमें ईरान जो है अब एक नया देश इसका मेंबर बन करके उभरा हुआ है। ईरान औपचारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया है। इस प्रकार एससीओ की पूर्ण ये जो देश है उनकी संख्या अब 9 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ईरान को शुभकामनाएं भी दी है। गौरतलब हो कि ईरान ने 15 साल पहले एससीओ में शामिल होने का अनुरोध भी किया था। ईरान भारत के विस्तारित पड़ोसी देश में से एक है। पीएम मोदी है वो एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ईरान का स्वागत भी किया है। इस वर्ष एससीओ का शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो भारत ही कर रहा है। ईरान अब शंघाई सहयोग संगठन की अस्थायी सदस्य भी बन गया है। अभी तक एससीओ में 8 सदस्य देश शामिल थे, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। अब इन्हीं कतारों में ईरान भी शामिल हो चुका है। साथियों, ईरान का जो 9 सदस्य उसके बारे में मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन एससीओ का सदस्य नहीं है। तो साथियों, फिर से आप लोग पढ़ लें, चीन, रसिया, भारत, पाकिस्तान, चीन, रसिया, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई कंट्री कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ साथ ईरान भी अब एससीओ के संगठन में शामिल हो चुका है। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन है उमा छेत्री। उमा छेत्री अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी पॉपुलर रही है। असम की उमा छेत्री का चयन 9 जुलाई से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाले सीरीज के लिए किया जा चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है जब असम से कोई महिला क्रिकेटर खिलाड़ी ने सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है, इसलिए उमा छेत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है। उमा छेत्री असम के बोका खाट की रहने वाली हैं और वह एक प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज है। उमा छेत्री ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित भी किया है, जिस कारण उनका सिलेक्शन भारतीय टीम में किया गया है। छेत्री हाल ही में हांगकांग में आयोजित एशिया इमर्जिंग क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली भारत ए टीम की पहली हिस्सा थी। उमा बल्ले और विकेट के पीछे अपने कौशल के प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की की है। उमा अपने 5 भाई बहन में सबसे छोटी और इकलौती बहन है। इस प्रकार आपने जाना कि उमा छेत्री के 4 भाई और 1 बहन है। यह असम के असम के बोकाखाट की रहने वाली है और वो पहली महिला क्रिकेटर है जो बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाले सीरीज के लिए उन्हें का चयन किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईपीएस अजय भटनागर जो बने हैं अभी सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर। तो अजय भटनागर कौन है? आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर को सीबीआई का विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार किया गया है। सीबीआई में संयुक्त निदेशक अनुराग अब एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक भी होंगे। गुजरात कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज शशिधर को भी 3 साल की अवधि के लिए सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं आईपीएस अजय भटनागर जो है वो फिलहाल जांच एजेंसी में संयुक्त निदेशक के तौर पर कार्य करेंगे। अजय भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी भी रह चुके हैं। वह वर्तमान में केंद्रीय जांच एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति 20 नवंबर 2024 तक अर्थात उनके रिटायरमेंट तक की गई है, यानी उनकी रिटायरमेंट जो होगी साथियों वो 20 नवंबर 2024 तक होगी। तो साथियों, बिना आज का ये जो वीडियो मैंने आप सभी को बताया कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।